हेलो एवरीवन, आई एम अंकित एंड वेलकम टू टीचिंग मेड सिंपल। और आज हम क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। एंड उसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम बेसिक्स पढ़ेंगे कंपनी का, थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला पोर्शन देखेंगे एंड फिर बाकी का अपन लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर वी प्रोसीड विद कंपनी अकाउंट्स, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी होती क्या है। सो इन ऑर्डर टू प्रोसीड व्हाट वी शुड नो कि एक कंपनी क्या होती है, तो हमें कंपनी की जो डेफिनेशन होती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से एक कंपनी की डेफिनेशन होती है जो कि सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दी जाती है। ऑल्दो सेक्शन कोट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जानने में क्या हर्ज है, राइट? सो हमारा जो पहला मन में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज कंपनी। एक कंपनी होती क्या है, क्यों होती है, क्या काम करती है, वो अपन बाद में जानेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स की कंपनी होती है ये भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन ये जानते हैं कि एक कंपनी की डेफिनेशन होती क्या है। सो मैं तुम्हें पहले ये बता दूं कि ये जो व्हाट इज अ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम्स है। 2 से 3 नंबर का आता है जहाँ पे पूछते हैं डिफाइन कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल्सो स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम कंपनी की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और जानेंगे कि क्या है। तो सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मैं, तुम, दूसरे लोग। तो जैसे जैसे लोगों के पास अपने राइट्स हैं, एक कंपनी के पास भी अपने राइट्स हैं, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। किसने बनाया भाई? क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ही तो पढ़ रहे हैं अपन, कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या जाना अभी तक? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है, कंपनीज एक्ट 2013, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो यार 11th में पढ़ा होगा यार, याद आ रहा है कुछ? सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि जो बिजनेस है एंड जो बिजनेसमैन है, ये दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, तो इसकी बदौलत एक कंपनी अपने नाम पे एसेट खरीद सकती है, एक कंपनी अपने नाम पे अकाउंट खुलवा सकती है। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या जाना? कंपनी की डेफिनेशन। भाई प्लीज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। A company is an artificial person created by law having separate legal entity along with perpetual succession। फिर 11th का कॉन्सेप्ट, perpetual succession। क्या होता है भाई perpetual succession? भाई perpetual succession 11th में याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुम डिसाइड करो और मेरे बोलने से पहले खुद ही बता दो। तो चलो मैं ही बता देता हूँ कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। परपेचुअल सक्सेशन कहता है पीपल में कम, पीपल में गो, बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। पीपल में कम, पीपल में गो, लोग आएंगे लोग जाएंगे, बट कंपनी कभी बंद नहीं होगी। कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, मैं बोल रहा हूँ उसी से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या जाना अब तक अपन ने? फिर से वापस से रिवाइंड करते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law having separate legal entity along with perpetual succession and a common seal। भाई कॉमन सील क्या है भाई? क्या है कॉमन सील? देख ही रहे हो, एक कंपनी की सील है, तुमने भी देखी होगी कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी की सील। ठीक है, अब तुम एक पर्सन हो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तुमको अगर लोग जानेंगे तो तुम कैसे जानेंगे? तुम्हारे सिग्नेचर से जानेंगे। तो ये कॉमन सील क्या है?
ये कंपनी का सिग्नेचर है, ठीक है, कंपनी सिग्नेचर, ठीक। कंपनी सिग्नेचर क्यों करेगी भाई? कल को एसेट लेना होगा कंपनी को, कल को कंपनी को एसेट लेना होगा तो कंपनी एसेट खरीदने के बाद जो भी डीलिंग्स होगी उसमें साइन करेगी। तो कैसे करेगी? बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपना कॉमन सील लगा देंगे। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपनी वंस अगेन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, having separate legal entity with perpetual succession and common seal। ठीक है, रही बात कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही हो गए कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड हो जाएगा क्रिएटेड बाय लॉ बिकॉज इट इज क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तीसरा हो जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, परपेचुअल सक्सेशन, पीपल में कम पीपल में गो बट द कंपनी रिमेन्स फॉरएवर, ठीक है। और अगला होगा कॉमन सील। कंपनी रिमेन्स फॉरएवर, कंपनी को बंद करने का क्या तरीका है भाई? डिसॉल्व कर दो, खत्म बात, तभी कंपनी बंद होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ कंपनी। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है, बट अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो दो इम्पोर्टेंट है जिसके बीच में डिफरेंस ज़्यादातर पूछा जाता है वो होता है भाई, पहला तो है प्राइवेट कंपनी और दूसरा पब्लिक कंपनी, ठीक है। अपनी बुक में अपन देखेंगे कि इनके अलावा भी और भी कंपनीज दी हुई हैं जिनको मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, किसी छोटे छोटे पोर्शन में थोड़ा सा थ्योरी ले लेके अपन डिस्कस कर लेंगे। और कौन सी तरीके की कंपनी हो सकती है? और कौन सी कंपनी होती है? एक ओपीसी होती है, ओपीसी 1% कंपनी होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी होती है। भाई प्लीज गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी को लिंक मत करना बिकॉज अपन ने 11th में पढ़ा है पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी, बट यहाँ उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ठीक। और कौन सी कंपनी हो सकती है? रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है, और तरह तरह की कंपनी होती है यार, देख लेंगे अपन बाद में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी यार क्या होती है? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ये कहता है कि प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी which restricts the right to transfer shares। भाई प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन कही गई है उसमें कहा गया है कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती। इससे ये पता पड़ता है कि जो अपने जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स इधर उधर घूमते हैं, जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जो शेयर्स के बदले पैसा कंपनी लेती है, वो कौन सी कंपनी करती है? सिर्फ एक पब्लिक कंपनी करती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ट्रांसफर कर सके शेयर्स किसी को भी, किसी पब्लिक को, ठीक है। अगर उसे करना है तो उसे पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, जो कि अपने 12th के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है और हमारे टॉपिक में भी नहीं है। चलिए तो फिर यार प्राइवेट कंपनी की तो डेफिनेशन देख लिया, पब्लिक कंपनी की भी डेफिनेशन देख लिया, एकदम मजेदार सी डेफिनेशन है, इतनी मजेदार है कि यार याद हो जाता है। तो लिखा गया है कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी which is ध्यान से सुनना, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी which is not a private company, है ना मजेदार डेफिनेशन, एकदम याद भी हो गई होगी, which is not a private company। इससे इससे मजेदार क्या हो सकता है? राइट ठीक। तो यार प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी शुरू करने के लिए लोग लगते हैं डेफिनेटली, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मिनिमम हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम मैक्सिमम हमें मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? हम 50 तक जा सकते हैं। रही बात पब्लिक कंपनी की, तो मिनिमम हमें 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम तो भी अनलिमिटेड, कोई सीमा ही नहीं, ठीक है। ये बात तो अपन ने कर ली। कैन अ प्राइवेट कंपनी इशू शेयर्स? नो, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स, ठीक है। कैन अ पब्लिक कंपनी इशू शेयर्स? यस, अ पब्लिक कंपनी कैन। ये मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एकदम अच्छे से बना के रखा है,
डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट वहाँ से भी एक बार डिस्कस कर लेंगे अपन, जो पॉइंट्स हैं मैं छोड़ दूंगा। तो भाई अपन ने प्राइवेट कंपनी देखी होगी, प्राइवेट कंपनी देखी है कैसे, कौन सी प्राइवेट कंपनी देखी है अपन ने? यार मैं तो एक ही जानता हूँ, एक हमारे भोपाल में है ऑनडोर कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है? उसके नाम के बाद में लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा रहेगा भाई? उसकी जगह सिर्फ लिमिटेड लिखा रहेगा। जैसे अपन देखते हैं रिलायंस लिमिटेड, है ना, जियो, रिलायंस, ठीक है। तो इसी चीज को अपन एक काम करते हैं, इसी चीज को अपन अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अच्छे से। ये तो मैंने बहुत बेकार तरीके से लिखा है, प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, फिर से बोलूंगा मैं ये चीज, ठीक ठीक है। तो आ जाते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। जो चीज पॉइंट मैंने पीछे छोड़ दी थी वो यहाँ डिस्कस कर लेंगे अपन। डेफिनेशन पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी की। अ कंपनी मीन्स, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच बाइट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये मैंने 11th में पढ़ा था, और आप मुझे ये कमेंट्स में बताइए। which restricts the right of members to transfer its shares। एक प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती। वहीं एक पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। दिस इज अ रियली फनी डेफिनेशन यार, तो मैंने भी पहली बार पढ़ी थी, मैंने बोला ये क्या है यार, थोड़ा कुछ अच्छा लिख देते। कोई बात नहीं, अपन को तो नंबर मिलेंगे, याद हो गया डेफिनेशन यार एक दिन, ठीक। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यार ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का पॉइंट तो मैं भूल ही गया था। देखो हर कंपनी को गवर्न करने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। डायरेक्टर ओवरसी करते हैं कि यार काम कैसे चल रहा है। तो हर एक प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वहीं एक पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम हमें 3 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। वहीं पब्लिक कंपनी में शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। शेयर्स की थोड़ी बात अपन आगे जाके करेंगे, अभी थोड़ा ये देख रहे हैं कि शेयर्स कैसे वर्क करता है, क्या है, प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं, आएंगे धीरे धीरे उस पर। नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि एक प्राइवेट कंपनी को 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, वहीं एक पब्लिक कंपनी को 7 लोगों की जरूरत पड़ती है। और नाम के आगे प्राइवेट, प्राइवेट लिमिटेड लगाता है, और पब्लिक सिर्फ लिमिटेड लगाता है। आई होप दिस इज क्लियर। If you have any doubt, please drop it in the comments below, or I'm going to at the end of this lecture I'm going to leave my number and email ID. You can contact me there as well, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें जानने जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं जाना तो भाई फिर कंपनी अकाउंट तो जाना ही नहीं, ऐसी बात है, ठीक। वहीं बात करते हैं शेयर की, क्योंकि अपन को क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक शेयर्स होते क्या हैं। तो भाई शेयर जो होता है, शेयर को बोला जाता है यूनिट ऑफ अ कंपनी, यूनिट ऑफ अ कंपनी। शेयर को क्या बोलेंगे अपन, शेयर रिफर्स टू द यूनिट ऑफ अ कंपनी, ठीक। कैसे भैया, पिज्जा बना के रखा है, बराबर आप पिज्जा लेके आए, ठीक है। इस पिज्जा के हमने 4 हिस्से किए, जिसमें से 3 हिस्से आपने खाए और 1 हिस्सा मैंने खाया। तो मैंने कितना खाया भाई, अंकित ने खाया 1/4 और आपने खाया 3/4। क्लियर है? तो मेरी हिस्सेदारी कितनी हो गई, 1/4 की हिस्सेदारी है, और आपकी हिस्सेदारी कितनी हो गई, 3/4 की। इसे 25% बोल सकते हैं, इसे 75% बोल सकते हैं, as simple as that, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, ये जो शेयर मार्केट में लॉन्च करती है, जिसके लिए उनको क्या लेके आना पड़ता है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आई डोंट नो अपन ने IPO का टर्म पहले कभी सुना है या नहीं सुना है। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं या आप न्यूज़ देखते हैं रिलेटेड टू बिजनेस एंड फाइनेंस, तो आपने वहाँ देखा होगा कि इस कंपनी का IPO आया, इस कंपनी का IPO आया, इतना सब्सक्राइब हुआ। तो यार प्लीज मुझे कमेंट में बताओ रिसेंटली किस किस कंपनी का IPO आया है और किसका आने वाला है, ठीक है। तो IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जब पहली बार मार्केट में शेयर लॉन्च होने वाले होते हैं, तो कंपनी को क्या देना पड़ता है,
initial public offer. Initial public offer contains all the details of the share. all the डिटेल्स में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन इनके अंडर राइटर्स हैं, अंडर राइटर्स की बात अपन बाद में करेंगे, कौन कौन इनका बैंक कहाँ पर है, इनके डायरेक्टर्स कौन कौन है, इनका सीईओ कौन कौन है, ये आगे क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इनिशियल पब्लिक ऑफर में बताई जाती है। ठीक है, इनिशियल ऑफर पब्लिक ऑफर refers to the offer that is given by the company at the time of issuing the shares for the first time in the primary market. In the which market? In the प्राइमरी मार्केट। भाई दो तरीके के मार्केट होते हैं जिसके बारे में अपन को जानना बहुत ज़रूरी है भाई। तो एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ये पढ़ा होगा यार अपन ने बिजनेस में यार, ट्वेल्थ में। आई होप यू गाइस कैन रिलेट। भाई प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर पहली बार फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है। ठीक है, मतलब जो आईपीओ आता है वो कहाँ आता होगा, आईपीओ आता है भाई कहाँ पर, आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, हमें यह ध्यान रखना है। फिर ये जब शेयर लोगों को अलॉट हो जाते हैं, हम प्राइमरी मार्केट से आईपीओ से शेयर्स खरीदते हैं। मान के चलो किसी कंपनी का आईपीओ आया, एबीसी लिमिटेड का आईपीओ आया और हमने शेयर्स खरीद लिए उसके, और शेयर्स फिर हमें अलॉट हो गए। ठीक है, ये शेयर्स जब हमें अलॉट हो गए तो अब हम क्या कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये पब्लिक कंपनी है, ये शेयर अलॉट हो गया, तो मेरे को उस कंपनी की हिस्सेदारी मिल गई। अब वो हिस्सेदारी को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिकॉज पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा कि मेंबर्स कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स। तो मुझे जब वो ट्रांसफर करना पड़ेगा तो मुझे सेकेंडरी मार्केट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पुरानी इशूड प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज का यहाँ पर होता है एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर सेल होता है और परचेज होता है प्रीवियसली इशूड का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक, तो भाई इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने से भी पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस लेके आना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी ये बताती है सारे डिटेल्स क्या क्या है, क्या क्या करेंगे हम, कितनी फेस वैल्यू है शेयर्स की। फेस वैल्यू पे मैं भी आऊँगा कि फेस वैल्यू क्या होती है, कितने पे इशू कर रहे हैं, सारी चीज़ें ऑल ऑफ इट कंबाइंड इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ अपन आते हैं वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फिर 11th का कंसेप्ट आई होप आपने पढ़ा होगा, ये अपन ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जब मार्केट में आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो ये कंडीशन रखी जाती है कि 90% ऑफ द शेयर इशूड शुड बी सब्सक्राइब्ड, नहीं तो जितने लोगों से आपने शेयर इशू करके पैसा लिया है उनको लौटाना पड़ेगा। किसने बोला है ये, भाई ये सेबी ने बोला है। सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देके तुम्हें ये समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी आई, उसने 1 लाख शेयर इशू किए। ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू किए, 1 लाख रुपए के नहीं किए। ठीक है, 1 लाख सिर्फ शेयर इशू किए, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, बात की बात है। 1 लाख शेयर इशू करें तो कितना आना चाहिए आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम कितना सब्सक्राइब होना चाहिए, दैट इज 90%। तो हम 1 लाख का 90% देखेंगे, मतलब मोटा मोटी 90,000 शेयर्स तो बिक ही जाने चाहिए मार्केट में। अगर नहीं बिके, अगर 80,000 बिके मान के चलो, तो कंपनी को ये 80,000 शेयर्स पे जितना भी पैसा कंपनी ने लिया होगा, मान के चलो इस 80,000 शेयर्स पे कंपनी ने 10 रुपए लिया है सबसे, तो कंपनी ने कितना 8 लाख रुपए लिया होगा, ये 8 लाख रुपए कंपनी को लौटाना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट मत भूलना। ठीक,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेस वैल्यू की। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में अपन इंपॉर्टेंट टर्म्स ही पढ़ रहे हैं अभी। अपन बात करते हैं फेस वैल्यू की, और कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं। फेस वैल्यू क्या बोलता है भाई? फेस वैल्यू होती है एक शेयर की। फेस वैल्यू रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ द शेयर, ठीक है। फेस वैल्यू रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ द शेयर, ठीक है। आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी भी शेयर की फेस वैल्यू नहीं दी गई है तो विल अज्यूम कि उस पर्टिकुलर शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये रहेगी। क्लियर है? आपका याद रहेगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सुन लो, आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है भाई जो अपन को जानना जरूरी है, वो है पार। पार को भी क्या बोलते हैं? एट कॉस्ट या फिर एट वैल्यू। मतलब अगर एक कंपनी ने शेयर इशू किया जिसमें एक शेयर का दाम 10 रुपये था, और कंपनी ने लोगों से, ये जो लोगों से कहा कि भाई आप लोग 10 रुपये ही दो, आप लोग हमें वैल्यू ही दे दो, तो हम क्या कहेंगे इसे? शेयर्स इशूड एट पार। हम क्या कहेंगे इस चीज को? शेयर्स इशूड एट पार। ध्यान से सुनना, लिख देता हूं मैं, शेयर्स इशूड एट पार, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। नेक्स्ट चीज बोलते हैं प्रीमियम। हाय हाय, फैंसी सा वर्ड है ना, पहली बार सुना है? नहीं, पहले भी सुना है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, ठीक। प्रीमियम भाई, जब किसी चीज को कॉस्ट के ऊपर बेचा जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रीमियम। प्रॉफिट नहीं कहेंगे इसे। ऑल्दो ये कंपनी ने ज्यादा पैसा लिया है, बट देयर इज अ सेक्शन 58 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो ये कहता है कि आपने जो ये प्रीमियम पे ज्यादा पैसा लिया है लोगों से, इसका आप सिर्फ 5 चीजों के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी बात अपन बाद में करेंगे डेफिनेटली, ठीक। तो प्रीमियम व्हेन शेयर्स आर issued at a value more than its cost और फेस वैल्यू बोल सकता हूँ, क्योंकि फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? कॉस्ट होता है, ठीक है। अपन देखेंगे इसका एग्जांपल, क्या देखें? अगर किसी शेयर की कीमत फेस वैल्यू 10 रुपये है और इशू प्राइस आईपी, इशू प्राइस मतलब मार्केट में कितने पे इशू कर रहे हैं, इशू प्राइस 15 है, तो हम क्या बोल के चलेंगे? ये जो प्रीमियम का अमाउंट है कितना हो जाएगा? प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा 5 रुपये, एज सिंपल एज दैट। बाकी अकाउंटिंग में कहाँ रखना है वो बात की बात है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया फेस वैल्यू, पार और प्रीमियम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। फाइनली थोड़ा थोड़ा अपन ने ये जाना कि कंपनी क्या होती है, क्यों होती है, कैसा काम करती है। थोड़ा सा और थोड़ी सी बात करते हैं प्लीज, है ना। अपन ने ये तो समझा कि अकाउंटिंग करनी है शेयर कैपिटल की, बट क्यों क्यों कर रहे हैं भाई ये चीज, पहले तो ये पता होना जरूरी होता है, ठीक है। अब यार यहाँ पर ना एक कंपनी है, हम हम रेलेवेंट कंपनी लेते हैं, हम बढ़िया कंपनी लेते हैं, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड। अब रिलायंस लिमिटेड भाई ये कंपनी है, ठीक है। काम चला लो अभी इसी से, ठीक। सो रिलायंस लिमिटेड को क्या करना है? रिलायंस लिमिटेड ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक है। बट रिलायंस लिमिटेड के पास ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। इवन इफ ये पैसा है भी उनके पास, पर वो चाहते हैं कि हम थोड़ी सी हिस्सेदारी लें लोगों से
और ये पैसा हम यूटिलाइज करें किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, तो भाई जब कंपनी को पैसा इशू करना रहता है, पैसा रेज करना रहता है, तो कंपनी क्या बोलती है? कंपनी सोचती है कि मैं शेयर्स इशू कर दूं। और क्या क्या हो सकता है? कंपनी सोचती है कि मैं डिबेंचर्स इशू कर दूं। कंपनी सोचती है कि चलो यार लोन ले लेते हैं बैंक से। डेफिनेट, यही 3 सोर्सेस हैं, है कि नहीं? यही 3 मेजर सोर्सेस हैं, इसके अलावा भी और सोर्सेस हो सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, या फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करते हो, जहाँ पर अपने घर वालों को आप शेयर्स दे दो, वो भी कर सकते हैं, डेफिनेटली किया जा सकता है। बट मेजर सोर्सेज यही है। ठीक, बट हर सोर्स का एक दिक्कत है। जब मैं शेयर्स इशू करता हूँ मार्केट में, तो भाई मेरे को क्या देनी पड़ती है लोगों को? ओनरशिप। ओनरशिप मतलब हिस्सेदारी। हमने सामने वाले से पैसा लिया है, तो पैसे के बदले उसको क्या दिया है? पिज्जा। जैसा अपन ने देखा शेयर्स के बारे में किया था ना, यूनिट ऑफ अ कंपनी, तो हमने शेयर्स इशू किया तो हिस्सेदारी देनी पड़ी। भाई ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब रिलायंस लिमिटेड के पास उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी ना। अगर उनके पास 60% की हिस्सेदारी है, थोड़ी सी तुम्हें दे दी 5%, तो उनके पास तो 55 बचेगी ना। दिक्कत है कि नहीं उन्हें? थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, डेफिनेट बात है। वहीं मैं अगर डिबेंचर इशू करता हूँ, डिबेंचर्स नाम तो सुना होगा 11th में यार। तो डिबेंचर्स है आगे कंपनी अकाउंट्स में, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, पूरा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में। ठीक, अब मेरे को डिबेंचर जब इशू करना रहता है तो मेरे को उसमें देना पड़ता है इंटरेस्ट। अरे हाय, इंटरेस्ट देना पड़ेगा यार, इंटरेस्ट हर साल देना पड़ता है। दिक्कत वही है, इंटरेस्ट दूंगा प्रॉफिट कम हो जाएगा, डेफिनेट बात है कि नहीं? लोन लोन लूंगा, डेफिनेट बात है फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हर अपने अपने एक सोर्सेज की एक डिफिकल्टी है। ठीक है, और कंपनी एकदम प्योरली एनालिसिस करती है कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए। क्या मुझे शेयर्स इशू करने चाहिए, मुझे डिवेंचर इशू करने चाहिए, या फिर मुझे पार्टली करना चाहिए? मैं शेयर्स भी इशू कर दूँ, थोड़ा डिवेंचर्स भी कर दूँ, सो दैट मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो कंपनी शेयर क्यों इशू करती है मार्केट में? आईपीओ क्यों लेके आती है? प्रोस्पेक्टस क्यों रेज करती है? क्योंकि उसे पैसों की नीड होती है फॉर इट्स पर्पस। उसको स्पेसिफाई करना रहता है कि वो पैसा कहाँ लगाएगी। बिकॉज अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो सामने वाला इन्वेस्ट क्यों करेगा आपकी कंपनी में? ठीक ठीक ठीक। ठीक है, वहीं मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, इसको पहले रख कर देते हैं यार। प्रीमियम की बात करी अपन ने अभी कि यार प्रीमियम वो होता है कॉस्ट के ऊपर बेचें या फेस वैल्यू के ऊपर बेचें, तो उसे अपन कहते हैं प्रीमियम, डेफिनेट। बट क्यों ही कोई क्यों ही कोई आदमी कॉस्ट के ऊपर खरीदना चाहेगा? आप क्यों ही कॉस्ट के ऊपर कुछ चीज़ परचेज करो? रिलायंस अपना शेयर लेके आई मार्केट में, ठीक है, शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये है, बट इशू प्राइस 250 है। ऐसा होता है? ऐसा डेफिनेटली होता है मार्केट में। एंड यू सी सर्टेन आईपीओज, रिसेंट आईपीओज आए हैं अभी आईआरएफसी आईआरएफसी आया है, और फूड चेन्स का भी आया है, बर्गर किंग यार, बर्गर किंग का भी आया है। बर्गर किंग 250 पे ओपन हुआ था आई गेस, उसका प्रीमियम पे। तो आप 10 रुपए की चीज को खरीदने के लिए 240 रुपए ज्यादा दे रहे हो? पागल हो क्या? हाँ भाई पागल हो, क्योंकि ये जो 240 रुपए ज्यादा दे रहे हो, ये कंपनी की एक वैल्यू है अपनी। ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना जानती है, और जब ये प्रॉफिट जनरेट करेगी तो आपको इन शेयर्स पे क्या मिलेगा? इन शेयर्स पे कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता, शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रहता है कि इतना मिलेगा, और हर साल वो फ्लक्चुएट भी होता है। जब कंपनी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करती है, तो वहाँ पर वो डिसाइड करती है कि अगले साल हम इतना डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हर साल करनी पड़ती है, अगस्त सितंबर के अराउंड। ठीक है, तो अब अपन फाइनली आ जाते हैं यार, फाइनली अब बहुत हो गया, बहुत बकर बकर कर ली। अब अपन फाइनली आते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कैन बी डन इन 2 वेज। आज सिंपल आंसर लिखा हुआ है यार, यहाँ पे क्यों रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार? हाँ, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कैन बी डन इन 2 वेज। एक होता है भाई लंप सम, और एक होता है इंस्टॉलमेंट।
इंस्टॉलमेंट मेथड आएंगे धीरे धीरे। भाई तो लमसम मेथड, लमसम नाम सुना आपने? लमसम मतलब एक बार में यार, एक बार में, एक बार में पैसा मंगवा लिया। when the entire amount of share capital is called at once, तो इसे क्या कहेंगे हम? लमसम। ठीक है, एक बार में ही पूरा पैसा मंगवा लिया। 10,000 शेयर इशू किए, मार्केट में 10 रुपए का एक शेयर था, 10,000 शेयर इशू किए और एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, तो 1 लाख रुपए आएगा। मानते हैं ये बात? और ये कंपनी ने 1 लाख रुपए एक बार में ही मंगवा लिए। ठीक, ये होता है लमसम मेथड। इसकी अकाउंटिंग अलग होती है। वहीं इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करूं, इंस्टॉलमेंट वाकिफ है यार अपन तो इंस्टॉलमेंट में। आज की हर चीज किस पे आती है? ईएमआई पे आती है यार, है ना? तो कंपनी ईएमआई पे ले लेती है। यहाँ पे ईएमआई पे कैसे लेती है यार? ये तो बड़ी सही चीज लग रही है देख के यार, हैं? अभी ले लो, बाद में पे करते रहना। ठीक, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी यहाँ पे तोड़ तोड़ के पैसा मंगवाती है ना? वो तोड़ तोड़ के कैसे मंगवाती है पैसा? सबसे पहले कंपनी जो रियली सॉरी, बस क्या लिख रहा था मैं, अरे यार। ठीक है, तो जो पहली चीज कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाती है। कंपनी कहती है आप एप्लीकेशन पे पैसा दे दो। फिर एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया, आप जब अप्लाई करोगे और आप अच्छे लगे उनको, तो कंपनी बोलेगी हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं और अब आप क्या करो? आप शेयर अलॉटमेंट पे पैसा दे दो। ठीक है, आपने शेयर अलॉटमेंट पे भी पैसा दे दिया। फिर कंपनी बोलेगी चलो भाई शेयर फर्स्ट कॉल कर लेते हैं। फिर कंपनी बोलेगी आपने इससे भी पैसा दे दिया। फिर कंपनी बोलेगी चलो ये हमारी लास्ट कॉल है, शेयर फर्स्ट नहीं, लास्ट कॉल है तो मतलब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल होना चाहिए ना यार। तो कंपनी बोलेगी ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, इज क्लियर? तो ईएमआई मेथड पे, इंस्टॉलमेंट मेथड पे, ईएमआई नहीं बोलेंगे इसे, इंस्टॉलमेंट मेथड बोलेंगे। ठीक, इंस्टॉलमेंट मेथड पे कंपनी सबसे पहले किस पे पैसा मंगवाएगी? सबसे पहले कंपनी मंगवाएगी शेयर एप्लीकेशन पे। सेकंड किस पे मंगवाएगी? शेयर अलॉटमेंट पे। फिर किस पे पैसा मंगवाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल पे। इसके बाद अगर कोई कॉल नहीं होती अगर, तो इसे हम बोलते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फिर कंपनी शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल पे मंगवा सकती है, बट अगर इसके बाद थर्ड कॉल हुई तो हम उसे कहेंगे शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। एज सिंपल एज दैट। तो कंपनी कैसे मंगवाएगी? मान के चलो एक 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने बोला भाई एक काम करिए आप 2 रुपए एप्लीकेशन पे दे दीजिए, 1 रुपए अलॉटमेंट पे दे दीजिए, 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे दे दीजिएगा, 4 2 6 एक साथ, और 3 रुपए फाइनल कॉल पे लौटा दीजिए। एज सिंपल एज, टोटल 10 बनाने का है। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? नहीं है तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, अरे 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 ये नहीं करना है पहले तो। ठीक, सो इंस्टॉलमेंट मेथड की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक और बार करेंगे, क्योंकि उस लेक्चर में अपन इंस्टॉलमेंट मेथड की जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज लमसम मेथड की बात करते हैं। लमसम मेथड एट पार एंड एट प्री में। ठीक, ये दोनों चीजें जानना अपन को जरूरी है। ठीक है, तो भाई जर्नल एंट्रीज प्लीज मेक नोट्स ऑफ दिस। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। लमसम मेथड में क्या बोलते हैं? कंपनी एक बार में पैसा मंगवा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को यही पता है कैसे मंगवाती है, एप्लीकेशन पे। बट यहाँ पे क्योंकि एप्लीकेशन एक ही चीज पे पहले पूरा पैसा मंगवा रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे पैसा पूरा का पूरा मंगवाया जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। आपने अप्लाई किया तभी आपको अलॉट हो गए, जैसे हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री आपके पास पैसा आएगा। आप अपने आप को कंपनी मान के ही अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, आप कंपनी है और आपने लोगों से लिया है, आप लोग नहीं बन के अकाउंटिंग करेंगे। उस पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे यहाँ पे?
हम यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो आप जब मार्केट में शेयर लॉन्च करेंगे, लोग उसे खरीदेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा डेफिनेटली। और हम क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो भाई पैसा आएगा कहाँ आएगा? कैश तो कोई देगा नहीं, तो बैंक में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये पैसा हमें कहाँ से आया? अब हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, डुअल एंट्री सिस्टम हमने ये पढ़ा है। ये पैसा हमें कहाँ से आया? टू शेयर एप्लीकेशन। मैं एपीपी लिख रहा हूँ एप्लीकेशन के लिए, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एप्लीकेशन पूरा पूरा लिखेंगे। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है भाई। प्लीज मेक श्योर कि आप नरेशन लिख रहे हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एज सिंपल एज दैट। नरेशन तो ईजी होता है, प्लीज मेक श्योर नरेशन के मार्क्स मिलते हैं, तो लिख के आना भूलना मत, ठीक है। ये दो ही एंट्री होती है यार, इजीली। इस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को एक इस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हमें फाइनली एक जगह पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। उस जगह की अपन बैलेंस शीट में भी बात करेंगे। तो इसको मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको मुझे खत्म करना है, तो मुझे इसको डेफिनेटली डेबिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी अपन ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं या फिर इक्विटी है, ठीक है। वो अपन बाद में बात करेंगे, दैट इज जस्ट एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट। दो जनरल एंट्रीज उनकी भी सेम होती है। अपन को सिर्फ वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है कि इक्विटी क्या होता है और प्रेफरेंस क्या होता है, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो एंट्री अपन ने करी है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, ठीक है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? इसका नरेशन एज सिंपल एज दैट, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर ऐप एंड अलॉटमेंट, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो भाई यहाँ पर चीज देख रहे हैं, ये चीज क्रेडिट हो रही थी, ये चीज डेबिट हो रही है, क्रेडिट और डेबिट हो गई तो बंद हो गई। फाइनली दो चीज क्या रही अपने पास, एक तो बैंक रहा और एक शेयर कैपिटल रहा। ये जो थोड़ी सी अकाउंटिंग समझते हैं जो लोग, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं तो यार जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे वही जानूँ कि यार दो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बट इसके पीछे रीजन जानूँ कि बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया, बिकॉज मेरे पास पैसा आएगा। मेरे पास कहाँ से पैसा आया है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से पैसा आया है, और मैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दूंगा कहाँ पर? शेयर कैपिटल में एक लाइबिलिटी बना दूंगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक। अब पार की तो बात कर ली, पार मतलब एट कॉस्ट। अब अपन बात कर लेते हैं प्रीमियम की एक ही बार में, फिर अपन एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर इस चीज को एंड करेंगे, ठीक है। तो जब मैं प्रीमियम की बात करूं, तो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी। जब मैं प्रीमियम की बात करूँ तो पहली एंट्री सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। करेंगे अपन क्वेश्चन, इसको जानेंगे कि कैसे हुआ ये, ठीक है। जो भी चेंज आएगा वो सेकेंड एंट्री में आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सेकेंड एंट्री अभी तक अपन ने क्या करी थी? अपन ने करी थी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही कर रहे थे अपन। बस
इतना तो करना है यार, इतना तो याद ही हो गया होगा, पहले भी यही किया था। बस इसमें एक छोटा सा चेंज लेके आना, माइनर सा चेंज लेके आना है, और लिखना है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPR भी बोलते हैं यार। ठीक है, लिखेंगे नहीं पेपर में, सिक्योरिटीज प्रीमियम ही लिखेंगे, सब में फुल फॉर्म लिखने का है एकदम, कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगे पेपर में, इस चीज़ को याद रखना। फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये सारी चीज़ें जो एंट्री है ना, ये मैं एक और बार जब क्वेश्चंस करेंगे अपन तो वहाँ पर तुमको फिर से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ भाई बैलेंस शीट देख लेते हैं, क्योंकि यार बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी मेरे को। ये जो बैलेंस शीट है यार, ये दिस इज एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बढ़िया सी बैलेंस शीट दे रखी है, अभी तक तो अपने टी शेप बनाई थी। दिस इज अ वर्टिकल बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को अपन डिस्कस करेंगे यार। इस बैलेंस शीट में ऊपर लाइबिलिटीज रहती हैं, नीचे एसेट्स रहता है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ऊपर शेयर होल्डर्स का फंड, जो भी शेयर्स पढ़ रहे हैं अपन, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, याद आया वो शेयर कैपिटल, वही जो अपन ने अभी लिखा था टू शेयर कैपिटल, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अपन अभी बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट बनाएंगे इसी बैलेंस शीट का। इस बैलेंस शीट को अपन डिस्कस बाद में करेंगे, इसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं मैं ये भी बताऊंगा कि इन बैलेंस शीट को कैसे याद किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म है उसके लिए भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में फाइनली। हाँ हाँ, फाइनली ठीक है भाई। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो 1,00,000 रुपए के शेयर्स आपने मार्केट में इशू किए हैं। द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वाज कॉल्ड अप बाय द कंपनी एट वंस मतलब लमसम। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड आल्सो प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो भाई जनरल एंट्रीज करने बोल रहे हैं तो भाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री करी थी अपन ने उस टाइम पे भी, यही एंट्री सीखी अपन ने। ठीक है, मैं जनरल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, बट आपको बनाना है, ऊपर लिखना पड़ेगा डेफिनेटली, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज फॉर द पीरियड। ठीक है, तो भाई बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में मेरे पास आएगा 1,00,000 रुपए, और कहाँ से आया मेरे को ये 1,00,000 रुपए, यहाँ से आया भैया। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी, इस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, इस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही अभी मैंने बैलेंस शीट में देखा था, शेयर कैपिटल लिखा हुआ था ऊपर, कितना अमाउंट, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, क्लियर, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री रट जानी चाहिए, टू बी रियली फ्रैंक ये एंट्री रट जानी चाहिए आपको। ठीक है, आगे अपन को क्या बनाना है भाई, अब इसी चीज़ का बनाना है अपन को बैलेंस शीट, तो भाई अपन बैलेंस शीट बना लेते हैं। बड़ी सी डरावनी सी बैलेंस शीट देख ली अपन ने शेड्यूल 3 के हिसाब से, है ना। तो ये बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट अपन कौन सा बना रहे हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में अपन को एसेट्स और लाइबिलिटीज पता ही नहीं है, एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो अपन ने देखा था फॉर्मेट, अपन यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पर होता है नोट नंबर, यहाँ पे होता है करेंट ईयर बैलेंस और प्रीवियस ईयर का फिगर, ऐसी बनती है। करेंट ईयर का भी प्रीवियस ईयर का भी फिगर दिया रहता है, सो दैट हम बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकें। ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी एक्चुअली में लोगों का पैसा ले रही है, तो उनको ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। ओ माय गॉड, दो मिनट यार, रियली सॉरी, आई शुड रियली नॉट ड्रॉ लाइंस। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ लिखते हैं इक्विटी
एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, उसके अंदर आता है फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स के लिए अपना एक अलग फंड बना के रखा है, बिकॉज दिस इज लाइबिलिटी। ये पैसा जो हमने लोगों से लिया है हमको लौटाना पड़ेगा, डेफिनेट बात है ना, खा के नहीं रखेंगे ये पैसा, हम हमें लौटा देंगे लोगों को। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा क्या? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना आएगा यार? मुझे तो पता है 1 लाख आएगा यार, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा? हम वापस पीछे जाएंगे, हम हमारी एंट्रीज देखेंगे और देखो हमने शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डाला है। ये वाला अमाउंट हमें उठा के कहाँ डालना है? यहाँ पे करेंट ईयर का फिगर। जस्ट बिकॉज हमें प्रीवियस ईयर का फिगर नहीं पता तो हम इसमें डैश डाल देंगे। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, बट अभी फॉर द टाइम बिंग यही सीख लो कि ऐसे आएगा वैल्यूज। ठीक है, सेकेंड, इनको हम बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे। सेकेंड आ जाएगा एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में पहली चीज, क्योंकि हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स तो है ही नहीं, और हमारा जो बैंक अकाउंट है, जो हमने पीछे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट किया, बैंक अकाउंट इज अ करेंट अकाउंट, डेफिनेटली अग्री करेंगे अपनी। बैंक अकाउंट इज अ करेंट अकाउंट है, बट आएगा किसमें? इसको बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन है, आई डोंट नो आपने 11th में पढ़ी है या नहीं, बट अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, बैंक में कितना पैसा आया था, वापस पीछे हमारी जनरल एंट्रीज को हम रेफर करते हैं और देखते हैं भैया बैंक अकाउंट में तो 1 लाख रुपए आया है, तो हमने ये यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, आई थिंक मेरा वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, और ये बन गई हमारी बैलेंस शीट, बहुत ही सिंपल सी और इजी सी। हम हमारी पुरानी जनरल एंट्रीज को देखते हैं, क्या कोई चीज़ हमने छोड़ी तो नहीं है? हमने बैंक को ले लिया, डेफिनेट ले लिया, हमने शेयर कैपिटल को ले लिया। क्या हमें शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को बैलेंस शीट में दिखाने की ज़रूरत है? नहीं है, इस चीज़ को याद रखो। ये यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है और ये यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो ये बैलेंस खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर टू, फाइनली PQR Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each at rupees 15. The entire amount of share capital was called by the company at once. लमसम है और 10 रुपए के एक शेयर को इशू किया जा रहा है 15 रुपए पे। भाई कंपनी की बात है, मतलब है 15 रुपए पे लोग खरीदने को तैयार है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो हमें हमारी जनरल एंट्रीज तो याद आ जानी चाहिए कि हमारी जो पहली एंट्री होती थी वो क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर से ध्यान रखेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता है। ठीक है, बट अब डिसाइड करना है कि बैंक अकाउंट में हमको पैसा कितना मिलेगा। भाई हमने 10,000 शेयर्स इशू किए, 10,000 शेयर्स इशू किए, जिसकी वैल्यू 10 रुपए है, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, और हम 10 रुपए नहीं ले रहे हैं लोगों से, हम ले रहे हैं 15 रुपए। तो हमारे पास आएगा कितना पैसा? 1,50,000। तो बैंक में कितना जाना चाहिए इस बार? 1,50,000, और उतना ही अमाउंट कितने चला जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, क्योंकि हमने 1,50,000 कहाँ से मंगवाया है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से मंगवाया है। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। सेकेंड एंट्री हम अब तक क्या करते आ रहे थे? सेकेंड एंट्री में हम करते आ रहे थे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
टू शेयर कैपिटल टू SPR, जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ऊपर जितनी वैल्यू है नीचे भी उतनी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो अकाउंट है ये बंद हो जाता है। तो इसमें तो अपन 1.5 लाख डाल देते हैं, 1,50,000 इसमें डाल देंगे। हमेशा ध्यान रखना प्लीज कि जो शेयर कैपिटल है उसमें हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, उसमें फेस वैल्यू आती है। और अपन ने फेस वैल्यू जस्ट अभी डिस्कस की थोड़ी देर पहले कि फेस वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट ऑफ द शेयर्स। फेस वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट ऑफ द शेयर्स। इस क्वेश्चन में एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। कितने शेयर्स इशू करें अपन ने, 10,000। 10,000 शेयर्स इंटू एक शेयर की कीमत 10, तो कितनी वैल्यू चली जानी चाहिए यहाँ पे, 1 लाख, एज सिंपल एज दैट। और SPR में कितनी चली जाएगी, कितना ज्यादा पे इशू किया अपन ने, 5 रुपए ज्यादा पे किया, तो 10,000 इंटू 5 रुपीज प्रीमियम, दैट इज 50,000। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, अपन जल्दी से देख लेते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो भाई फाइनली बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। B/S, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा नोट नंबर बनाना अपन सीखेंगे बाद में। यहाँ पर करंट ईयर के फिगर्स, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के फिगर्स। ठीक है, पहले अपन ने चीज देखी थी इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें पहला अपन ने क्या किया था इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, फर्स्ट था अपना शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में अपन ने फर्स्ट चीज देखी थी, क्या देखी थी भाई, शेयर कैपिटल। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पिछले बार किया था। ठीक है, ये रट जाएगी चीज। ठीक है, तो भाई शेयर कैपिटल में अपन पीछे रेफर करते हैं थोड़ा। शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस जा रहा है भैया, 1 लाख रुपए जा रहा है। चलो सीधे सीधे जाके 1 लाख रुपए लिख दो यहाँ पे। जस्ट बिकॉज हमारे पास प्रीवियस ईयर का फिगर नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे डैश डाल देंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट यहाँ पर एक और चीज आएगी इस बार, जस्ट बिकॉज अपने पास SPR है तो हम उसे बोलेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे SPR की वैल्यू कितनी है भाई, हमारी SPR की वैल्यू, ये हमने ले लिया। SPR की वैल्यू 50,000 है, तो हम इस चीज को कहाँ डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं। ये बैलेंस शीट एक एक्सट्रैक्ट है, इसलिए हम इसे टैली नहीं करेंगे। ठीक है, हमें एक्सट्रैक्ट बनाने बोला है क्योंकि हमारे पास और लाइबिलिटीज नहीं है, हमारे पास और नॉन करेंट एसेट्स नहीं है, और कंपनी ऐसी नहीं होती है उनके पास नॉन करेंट एसेट सब होता है। ठीक है, सेकेंड चीज अपन आ जाते हैं एसेट्स पे। एसेट्स में हमारे पास सिर्फ करेंट एसेट्स है, सिर्फ करेंट एसेट्स हैं, और करेंट एसेट्स में सिर्फ बैंक है हमारे पास। तो बैंक कहाँ आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मैं बता देता हूँ क्या होता है कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हाईली इसे बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिन्हें मैं अभी अगर मार्केट में लेके जाऊं तो वो 2 से 3 महीने के पीरियड के अंदर अंदर बिक जाए। वो होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें तरह तरह की चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैंक का फिगर डालेंगे इसमें, तो हम देखते हैं हमारे बैंक में कितना अमाउंट आया था भाई। बैंक में तो 1,50,000 आया था। तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा आपको। तो 1,50,000 हम यहाँ डाल देंगे, और ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। चलो देख लेते हैं अगर कहीं जर्नल एंट्री में हमने कुछ चीजें छोड़ तो नहीं दी है। हमने ये वाला अमाउंट ले लिया, ये वाला अमाउंट ले लिया, ये वाला अमाउंट ले लिया, बट हमें पता है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बैलेंस शीट में नहीं आता है क्योंकि वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक ट्रिक क्वेश्चन है, प्लीज इसे पढ़ो और इसका आंसर दो कमेंट्स में, और मुझे बताओ कि क्या जनरल एंट्री होगी या नहीं होगी। ठीक है, और उसका रीजन भी डेफिनेटली, बाकी आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली डालूंगा।
ठीक है। सो फाइनली गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो नहीं आई उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी डला हुआ है। और बाकी कोई और डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।